नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आंकड़ों के साथ अपनी चाल बदल लेता है। हाल ही में जारी पीएलएफएस 2025 की रिपोर्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हुई है। जहां एक और सत्ता पक्ष इसे अपनी जन कल्याणकारी नीतियों और सुशासन की जीत बता रहा है, वहीं विपक्ष जमीनी हकीकत को लेकर हमलावर है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर चर्चा और बहस में रहने वाले बेरोजगारी के मुद्दे पर एक नया और दिलचस्प अपडेट आया है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने इस बहस को नई दिशा दे दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के आंकड़े काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि राज्य में बेरोजगारी की दर गिरकर अब बहुत कम रह गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर स्थिति को दर्शाती है। आंकड़ों का गणित बताता है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिति शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट, राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.3%। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। राज्य के 97.7% लोगों के पास है खुद का काम या रोजगार का साधन। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सिर्फ 1.8%, जबकि शहरों में यह 5.2% दर्ज। पुरुषों में बेरोजगारी 2.4% और महिलाओं में यह दर केवल 2.2%। केंद्र सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में दिखी छत्तीसगढ़ की मजबूत आर्थिक तस्वीर। बीजेपी बोली, छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार की योजनाओं का अच्छा परिणाम। कांग्रेस ने साधा निशाना, 2023 में नौकरी देने की बात कही गई, कहां है नौकरी। बेरोजगारी के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने इसे सुशासन और अपनी योजनाओं का सफल परिणाम बताते हुए सरकार की पीठ थपथपाई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 2023 में युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक अधूरा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर वे नौकरियां कहाँ हैं। सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता के साथ लोग भर्तियां कर रही है। कहीं पर भी कोई आरोप नहीं लग रहा है। विगत समय में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब किस तरीके से पूरी सिस्टम को खराब करने की कोशिश की गई थी और कैसे अपने मनचाहे लोगों को, अपने जो कहते हैं कार्यकर्ता लोगों को, वहां पर ऐसे लाखों लोग कहते हैं जो बेरोजगार हैं, उनके सपनों को चकनाचूर करके उनकी भर्तियां की गई थी। तब जो स्थिति थी उस स्थिति से निपटने के लिए लगातार अभी हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में कर रही है और जो योग्य है और जिसमें क्षमता है उसी की ही भर्ती होगी। यही सरकार छत्तीसगढ़ में 2023 में झूठ बोला कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज तक 5000 भर्तियां नहीं कर पाए हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो। तो सवाल ही नहीं, बेरोजगारी दर बढ़ेगा। केंद्र में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी दर का। आज लगातार यहाँ के बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए धरना बैठे हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है, मंत्रियों के बंगले घेरे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के आंकड़े सियासत में नई बहस छेड़ रहे हैं, लेकिन सियासत को दरकिनार रखें तो ये आंकड़े कई बुनियादी सवाल भी खड़े करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या 2.3% की दर वाकई उस युवा के संघर्ष को दर्शाती है जो एक अदद स्थायी नौकरी के लिए सालों से मेहनत कर रहा है। यदि प्रदेश के 97.7% लोग काम में लगे हैं, तो भर्तियों के निकलते ही लाखों आवेदनों की भीड़ कुछ और ही कहानी बयां करती है। बहरहाल असली चुनौती आंकड़ों को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार में बदलने की है, ताकि युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पीयूष मिश्रा जी जुड़े हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से सौरभ साहू जी जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी जी भी जुड़े हैं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशिर जी, आप ही के पास में आता हूं। जो ये डेटा नया निकल कर सामने आया पीएलएफएस का,
किस तरह से इसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्योंकि डेटा में तो साफ तौर पे यही बताया जा रहा है कि 97% से ज्यादा लोगों के पास में रोजगार है, फिर बेरोजगार कौन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेटा है ये बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। ये डेटा ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा या वीबीजी राम जी जैसी स्कीम्स हैं, इनको लागू करने का जो प्रयास है सरकार के द्वारा, वो शायद बेहतर तरीके से हो रहा है और उस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से हो सकता है कि पलायन रुका हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ये डेटा उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो कैजुअल लेबर्स हैं, कैजुअल लेबर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। वनोपज पे आधारित जो काम करने वाले लेबर्स हैं, जैसे तेंदुपत्ता का जो सीजन है वो एक छोटे से टाइम का होता है, महुआ का सीजन एक छोटे से टाइम पीरियड का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक विसंगति जैसे दिखाई देती है कि शायद वहां पर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो चैलेंजेस ये डेटा उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, कर पा रहा है मेरी नजर में। लेकिन ये जरूर मैं समझता हूं कि जो ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, तो हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रुका हो। हमको ये भी देखना चाहिए कि जो लेबर रेट है छत्तीसगढ़ में, वो लेबर का रेट किस तरीके से उनको मिल रहा है। अगर इस तादाद में कम हुआ है तो ऑब्वियसली लेबर रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पैमाने पे बढ़ा नहीं है जिस पैमाने पे लेबर को उसकी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, वो बढ़ना चाहिए। जी, आगे मैं इस पे और इस विषय पे आगे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे कम मिनिमम वेज रेट में है। यानी कि जिस चीज की आप यहां पे जिक्र कर रहे हैं वो डेटा में साफ तौर पे निकल के आ रहा है, जबकि साउथ के स्टेट में ऐसी समस्याएं नहीं है। लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आए, सौरभ साहू जी, बेरोजगारी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये आंकड़े तो आपके उन तमाम दावों को लेकर जिस पर आप सियासत कर रहे थे उसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप देखिएगा कि ये जो आंकड़े हैं वो कभी भी जमीनी हकीकत के साथ में मैच करने चाहिए। और आज जो स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें दोनों में ही विसंगति नजर आती है। आप देखिए कि आज ये आंकड़े जारी भी होते हैं और आज ही जो हमारे मंत्री है, वन मंत्री केदार कश्यप जी के बंगले का घेराव हो जाता है। जो वन रक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना आवेदन लेके कि उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये कह के बंगले का घेराव करते हैं। आप देखिए कि पिछले 60 दिनों से डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो भर्ती की मांग को लेकर के लगातार आंदोलित हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो हर तरफ ही ये स्थिति बनी हुई है कि जो बेरोजगार युवा हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती को भी आप देख लीजिए कि कुछ समय पहले, 1 साल पहले की ही बात है, वहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ और वो भी भर्तियां रुकी हुई हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर अगर देखेंगे तो पिछले 2 से 2.5 साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो अभ्यर्थी है वो आंदोलित है, सड़कों पे है। तो ये जो डाटा है वो कहीं से मैच करता हुआ दिखता नहीं है रोहित जी। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे कांग्रेस के शासनकाल में, तो जो बेरोजगारी को सीधे तौर पे सौरभ साहू जी नकार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत से ये बिल्कुल उलट है। जी, बीएस टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी जनता को जय जोहार, मेरे साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये डेटा जाहिर आया है हमारे सामने, उससे इस बात से हमको बिल्कुल ये बात सुनिश्चित होती है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस विजन को लेके और जिस लक्ष्य को लेके काम किया है वो अब जमीन पे रिफ्लेक्ट करना चालू हो गया है। 2015 से अगर आप एक डेटा को देखेंगे तो लगभग मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपया दिया जा चुका है एमएसएमई बिजनेस पीपल लोगों को। उस 40 लाख करोड़ में आप देखेंगे तो 2/3 लगभग 60% महिला उद्यमियों को दिया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और अगर आप उसमें सोशल इंक्लूजन को भी इन्वॉल्व करेंगे तो आप एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में 45.52
% मुद्रा योजना जो दिया गया है उसमें 45.52% ST SC और OBC के लोगों का है। आप अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 2014 में जहां सिर्फ 400 से 500 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज लगभग 2.25 लाख स्टार्टअप इंडिया के अंदर हैं। 2014 4 यूनिकॉर्न केवल भारत देश में थे, आज 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और इस स्टार्टअप कल्चर के थ्रू और इस आपके 23,36,000 नौकरियां, डायरेक्ट जॉब्स इन सब के माध्यम से जनरेट हुई हैं। सरकार 10,000 करोड़ का एक बजट केंद्र सरकार स्टार्टअप के लिए रख के काम कर रही है। हमेशा से हमने इस बात को कहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जॉब सीकर से आप जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़िए। जल्दी से सौरभ साहू जी के सवाल का भी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं शिक्षक जी के पास में जाऊंगा। सौरभ साहू जी ये सवाल कर रहे थे कि अगर सभी युवाओं के पास में रोजगार है तो फिर मंत्री जी के बंगले का घेराव करने वाले ये लोग कौन है? पीयूष मिश्रा जी, आवाज आ रही है आप तक? सौरभ साहू जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रदेश में सभी युवाओं के पास में रोजगार है तो मंत्री जी के बंगले का घेराव कौन कर रहा है? मैं आज आपके डिबेट के स्टार्टिंग में जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बाइट देख रहा था तो कांग्रेस पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस विषय पे बात कर पाए। वो इसीलिए क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 23 में, तब यहां पे पीएससी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। 2022 में पीएससी के चेयरमैन टामन सोनवानी के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार हुआ था और जिसमें अपने अपने लोगों को नौकरी देके मलाई बांटने का जो काम किया था, तो कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे जो आप इसे पूछ रहे हैं कि आज घेराव जो हो रहा है उसको हमको देखने की आवश्यकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार कटिबद्ध है सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या रोजगार के माध्यम से हो या नौकरी के माध्यम से हो, सबको एम्प्लॉयमेंट देने का कटिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। सुशासन की सरकार है, निश्चित तौर पे सभी विषयों पर हम एक उचित फैसला लेते हुए जो हम काम पिछले 2.5 वर्षों से अच्छा काम करते आ रहे हैं उसको आगे भी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, शिशिर जी जरा समझाइएगा कि आखिर क्या वजह है कि यदि डेटा में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां पे बेरोजगारी दर सबसे कम है, लेकिन बावजूद इसके जब रोजगार मेला होता है तो युवाओं की एक पूरी फौज पहुंच जाती है जो कहती है कि हमें रोजगार चाहिए। इसके अलावा जो बात अभी सौरभ साहू जी कह रहे थे कि कई युवा हैं जो प्रदर्शन करने कायदा कि हमारे लिए कोई वैकेंसी निकालिए, तो फिर ये डेटा और जमीनी हकीकत क्या मैच करता हुआ नजर आ रहा है? इसमें तो मुझे एक साफ तौर पे एक डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है, एक विसंगति दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि उसके दिखने का प्रमुख कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जो ज्यादातर आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो आदिवासी क्षेत्रों में रहती है, जैसे खासकर सरगुजा और बस्तर संभाग हैं जिसमें दुर्ग के भी, बिलासपुर के भी कुछ ऐसे जिले शामिल हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोग हैं जो काम करते हैं उनके पास, सबके पास में तो गवर्नमेंट जॉब्स या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। वो किसी के खेत में जाके काम करते हैं, कभी वो महुआ बिनने जाते हैं, मैंने वनोपज के ऊपर में को कलेक्ट करने के ऊपर में उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। तो ये है कि ये बहुत बड़ा जो जनसंख्या है उसके पास में कोई सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है। और वो जो कामगार हैं वो मेरे ख्याल से वो रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं, जिसमें महिलाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, वो रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं इस प्रकार के सर्वे पे, क्योंकि उनको शायद हमारा जो सिस्टम है उसको उस तरीके का मजदूर नहीं मानता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर रहते हैं। इनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो बहुत स्कैटर्ड है, उसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और शिशिर जी, शुरुआत में जो एक सवाल आप उठा रहे थे उसमें मेरे पास में पीएलएफएस का ही एक रिपोर्ट है जिसमें एसबीआई के रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और उसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनमें 70% ऐसे हैं जिनको न्यूनतम मजदूरी दर मिलता ही नहीं है। यानी कि मिनिमम वेज को लेकर जो हम बात कर रहे थे, तो उस और भी तो हमें ध्यान देना होगा कि जिनके पास में रोजगार है भी, क्या उन्हें पर्याप्त इतने पैसे मिल पा रहे हैं कि वो अपना घर चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके? नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको मिनिमम वेजेस अगर मिलते तो यहां से जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जो खास करके बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या रायपुर
दुर्ग बिलासपुर जैसे शहर के जो लोग हैं जो काम खोजने के लिए करने के लिए बाहर जाते हैं, शायद वो चीजें नहीं होती है। मिनिमम वेजेस, और एक चुनौती बहुत बड़ी मैंने ये भी देखी है कि जो वेजेस उनको मिलता है वो ऑन पेपर कुछ और रहता है और ऑफ पेपर कुछ और रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ठीक बात, जो आदमी, उसके पास में ऑन पेपर कुछ उसकी सैलरी है, ऑफ पेपर कुछ सैलरी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि इतना बड़ा जो सौरभ साहू जी, आप भी फासला कुछ है, ऐड करना चाहते हैं? जो बात यहाँ पर शिशिर जी कह रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, कई बार हम इन विषयों को बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक गार्ड जो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, बावजूद इसके उसके साथ में जिस तरीके से एक छल किया जाता है, उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि कोई कदम अगर नहीं उठाया जाता है तो उस पर भी तो सवाल उठना चाहिए। जी, इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसके जो वर्कर हैं और उसके जो मजदूर भाई हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ ये समस्या ज्यादा है बशर्ते कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और सरकार ने जो अपने जो पुराने वादे किए हैं, मुझे लगता है कि जब 2023 में इनकी सरकार बनी तो जिस तरीके से वादे करके आए कि 20,000 नौकरी हर साल देंगे, 1 लाख 5 साल में देंगे, तो मैं अपने साथी प्रवक्ता से तो ये पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने अभी तक कितने रोजगार जनरेट किए हैं। पीयूष मिश्रा जी जवाब दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, जो वादा किया था उसका क्या हुआ? की स्थिति जो आज छत्तीसगढ़ में जमीनी रूप से बनी हुई है वो क्यों बन रही है? ठीक है पीयूष मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार प्रदेश में आई है। सबसे पहले बड़ा उल्लेखनीय काम जो हमने किया है कि एक फ्री एंड फेयर पीएससी एग्जाम हमने कंडक्ट कराया था, जिसमें इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुई थी। उसका परिणाम आज का ही एक रिपोर्ट है, नीट का पेपर लीक हो जाता है और इसके अलावा जो पिछले 2 साल में जितने भी पेपर लीक हुए हैं और भर्ती परीक्षाओं में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उनका भी जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीट का संभावित पेपर लीक पे भी नीट का एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। और इसके पहले सौरभ जी पेपर लीक हुआ है उसके बाद में रद्द कर दिया गया है। आपके जानकारी के लिए आपको बता नकल के कितने मामले आ जाते हैं और जो आप लोगों ने पीएससी में भ्रष्टाचार किया था उस और पर जो नेता मंत्री और बड़े अधिकारियों के लड़के जो बाहर करने का निर्देश दे दिया है हमने, वो तो लड़ाई चली रही है। हमने सरकार आते ही 2.5 साल हो गया, कांग्रेस को कोसना बंद करे और अपना कार्य करे, जिम्मेदारी लेना सीखे। एक एक करके अपनी बात रख लेते हैं। किया है कि पीएससी का एग्जाम। ठीक है पीयूष जी, लौट रहा हूं आपके पास में। सौरभ साहू जी, यदि पीयूष जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तरह तरह के लोन मुहैया कराए, हमारी योजनाओं का युवाओं को फायदा पहुंच रहा है, स्टार्टअप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप इस बात का स्वागत कर पा रहे हैं? देखिए रोहित जी, आप इस बात से मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल अभी जमीनी स्तर पे जो सच्चाई चल रही है, जैसा कि ये रोजगार की सच्चाई चल रही है, एमएसएमई लोन की भी सच्चाई वही है। क्योंकि आप बैंक के पास अपनी फाइल लेके जाइए, मैं इस बात को इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं उसी प्रोफेशन में हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लोगों को लोन दिलवाने के लिए सहयोग करने का काम करता हूं। लेकिन आज जो बैंक है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि नोडल एजेंसी बैंक है, और जब बैंक फाइल को एनालाइज करती है रोहित जी, तो 100 में से मुश्किल 3 या 4 फाइल उसमें से अप्रूव हो पाते हैं मुद्रा लोन के और एमएसएमई के, जिसमें कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती या कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जो बैंक है वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिनका रेप्यूटेशन पहले से उनके बैंक में है, उनको ही लोन देके अपनी खाना पूर्ति कर रही है। तो ये जो योजनाएं हैं वो कागजों में है और कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे जिस व्यक्ति को सही में जरूरत है उस मुद्रा लोन की, उस तक उस मुद्रा लोन की जो पहुंच है वो मुझे लगता है कि 3 से 4 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद शिशिर जी के पास में जा रहा हूं। लोन मिल नहीं रहे हैं, चाहे डेटा कुछ भी कहता हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। ठीक है पीयूष जी, छोटा सा जवाब। मैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों की सोच को मुझे हंसी आती है। यही जब इनकी सरकार थी और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जब इनको किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करता था, तो ये बढ़िया सूटेड बूटेड होके अच्छे कपड़े पहन के इनाम लेने दिल्ली पहुंच जाते थे, उनके फोटो फ्लेक्स यहां लग जाते थे, तब वो डेटा सही रहता था। अब ये डेटा पूरी तरीके से इनके हिसाब से गलत हो जाता है। तो इनका तो रवैया यही रहा है, जमीन की खर्चा कड़वा थू थू
लोग आंदोलित नहीं थे। आप 2.5 साल से लोग आंदोलित है, उसमें लोग आंदोलित नहीं थे। बेदखल किया गया था। जो युवक युवतियों का हक छीनने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था, उसी कारण से आपकी सरकार 2023 में गई है। रही बात हमारे द्वारा किए गए काम को, तो आज 26 लाख परिवार छत्तीसगढ़ के अंदर 261 रुपए प्रतिदिन के दर से बीबी राम जी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिल रहा है। और जो मैंने लोन की बात की, उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में 62.6% एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को शिशिर जी, सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि हमने योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया और यही वजह है कि जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी दर घटा है, तो इसमें तो सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए। आंकड़ों को झूठा क्यों ठहराया जा रहा है? मुझे लगता है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो वीबी राम जी जैसी स्कीम्स हैं, शायद वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है। हालांकि उसका ऑफिशियल डेटा अभी आना बचा हुआ है। ठीक है, कि वो उसका रिपोर्ट कैसा आता है उससे ज्यादा क्लेरिफाई होगा। लेकिन मुझे साथ में ये जरूर लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो उसमें काम करने वाले हैं, उनको लेकर सरकार के पास में ये लगातार ये ऐसा है जैसे जो उद्योग में काम करते हैं, उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाते हैं अच्छे वेजेस के तलाश में। और यहाँ का जो अनस्किल्ड लेबर है वो किस हालत पे काम करता है, उसको जो कमिटेड सैलरी है या कमिटेड कंपनसेशन है, क्या वो उसको मिलता है, इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि उसका तो डेटा कुछ अलग ही कहानी कहता है कि वो मिनिमम वेजेस की दरें अलग हैं। फिर ठीक है, पीयूष जी, छोटा सा जवाब। छत्तीसगढ़ में चूंकि मिनिमम वेजेस की दरें कम है, तो इतने बड़े रोजगार की संभावना, ये एक मुझे लगता है कि एक विसंगति है। ठीक है, पीयूष जी, शिशिर जी कह रहे हैं कि जो स्किल्ड लेबर है वो प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं और जो अनस्किल्ड लेबर है उनको मिनिमम वेज मिल नहीं पा रहा। देखिए, हमारी जो सुशासन सरकार है, हमारी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है। निश्चित तौर पे अगर कहीं कोई विसंगति है, अगर कोई ऐसा विषय आया कि जिसमें ये बात रही, तो ये ऐसी सरकार है, विष्णुदेव साय जी की ऐसी सरकार है जो चीजों को क्रियान्वयन कराने में 1 सेकंड का भी विलंब नहीं करेगी, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित के लिए हो। तो निश्चित तौर पे ऐसे कोई भी विषय, और उसी को जानने समझने के लिए हमारी सरकार अभी सुशासन तिहार चला रही है। 1.5 महीने का सुशासन तिहार इसीलिए चला जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी को देख के आने के लिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। उसलिए मुख्यमंत्री जी सीधे उतर रहे हैं जमीन पे, हमारे सारे मंत्री जमीन पे उतर रहे हैं, हमारे सारे विधायक, सांसद, सारे जनप्रतिनिधि जमीन पे उतर के वास्तु स्थिति जानने के लिए ही आ रहे हैं। उस वास्तु स्थिति के हिसाब से जो भी डेटा हमारी कंपाइल होगी, जिसमें हमको लगेगा कि इस कार्य को करने से छत्तीसगढ़ किस जनता का भला होगा, उसको करने में सरकार 1 सेकंड का भी हिचक नहीं दिखाएगी। ठीक है, सौरभ साहू जी, आप सीधे सीधे आंकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं, जो डेटा निकलकर सामने आया उस पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि आपको तो ये भी कहना चाहिए ना कि अगर 5 साल आपकी भी सरकार रही थी, उस दौरान भी युवाओं को लेकर कई सारे प्रयास किए गए, योजनाओं का लोगों को लाभ मिला और डेटा में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। लेकिन आप तो सीधे सीधे डेटा पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैंने डेटा पे सवाल नहीं उठाया, मैं डेटा के साथ में जो जमीनी स्तर है उस पे जो विसंगति आ रही है, जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी इस बात से सहमत है मेरे ख्याल से, कि जो विसंगति दिखती है, जो डाटा के साथ में जो जमीनी हकीकत है वो जब मैच नहीं करता है तो सवाल उठना लाजमी है। तो सर जी, फिर तो डेटा पे ही आप सवाल उठा रहे हैं ना सीधे सीधे, वो बताए करके, तो मैं ही बता देता हूं आपको। जनता और अभ्यर्थी तो आपके पास खुद आ रहे हैं, आप सुशासन तिहार बना रहे हैं, वहां पर जो बातें कही जाएंगी वो तो आप सुनेंगे ही। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। आप लगातार जो बेरोजगार युवा आंदोलित है उनकी बात नहीं सुनी। आप इंडस्ट्री की बात देख लीजिए रोहित जी, जैसे ही बिजली की दर बढ़ी थी, तो यहां पर जो छत्तीसगढ़ का स्टील सेक्टर है, कोर सेक्टर है, लगभग 35 से 40% जो एमएसएमई उद्योग है वो बंद हो जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ का जो स्किल्ड लेबर है वो बाहर जाता है, क्योंकि उनको यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो क्या इस विसंगति को, ठीक है पीयूष जी, आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले शिशिर जी के आपके पास में चलते हैं। शिशिर जी, ये साथी प्रवक्ता बता दे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसी तरीके की जिम्मेदारी ले, सर साहू जी लौटूंगा आपके पास में, ठीक है, पीयूष मिश्रा जी से जवाब भी लेंगे। शिशिर जी, छोटा सा कमेंट, क्या ये जो डेटा है इससे अभी हमें संतुष्ट हो जाने की, पीठ थपथपाने की आवश्यकता है, या फिर जिस विसंगतियों को लेकर के हम बार बार जिक्र करें उन विसंगतियों पर काम करने की भी जरूरत है? ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव वे पे इस फिगर को लेने की जरूरत है कि इससे इंस्पिरेशन मिले कि सरकार बेहतर काम कर सके।
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि छत्तीसगढ़ को खास करके जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर बहुत स्कोप है लेकिन काम नहीं हो रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं उस पे काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें जब तक नहीं होंगी तो ये ग्राउंड लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है पीयूष मिश्रा जी, इस आंकड़े के लिए आपको बधाई, लेकिन आगे भी कई सारी चैलेंजेस हैं और उनके लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करने के लिए। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत सारी विसंगति हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। 2023 दिसंबर में एक मैंडेट छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया जिसपे भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मैंडेट आया, तो उसमें कांग्रेस को विपक्ष में रहने का मैंडेट आया है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर इतनी सारी बहुत सारी जो आप बता रहे हैं, गिना रहे हमारे सौरभ साहू जी, तो उसमें आप लोग कितने आंदोलन में साथ में खड़े पाए गए? आप लोग तो आंदोलन कर नहीं रहे। आप सीधे सवाल करें सौरभ साहू जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है सर, सिर्फ 10 सेकंड। बयान देके अपने 10 सेकंड सौरभ साहू जी बनाए रखना चाहते हैं। हम तो लगातार और की आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समय की हमारे पास भी कमी है, चर्चा को हमें यहीं पे रोकना होगा, चर्चा को हमें यहीं पे रोकना होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा जी, साथ ही सौरभ साहू जी और शिशिर रॉय जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो पीएलएफएस का जो आंकड़ा आया है उसमें यह बताया गया है कि देखिए बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय औसत दर है उससे बेहद कम है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो युवा हैं कई सारे वो आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए। तो क्या हमें इन आंकड़ों से संतुष्ट हो जाने की जरूरत है या आगे भी हमें एक रणनीति बनानी होगी ताकि प्रदेश में जो लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं उन लोगों को बाहर जाने से रोका जाए और खासतौर पे जो स्किल्ड लेबर हैं उनको प्रदेश में ही काम मिल पाए। इसको लेकर के हम क्या कुछ कदम उठाते हैं इस पे भी नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।